मेंसुरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षेत्रमिति। और उसके नाम से ही क्लियर होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति उसके नाम से ही क्लियर होता है। क्षेत्र शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है स्थान, कोई भी प्लेस। और मिति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मिति शब्द का अर्थ होता है मापन। मिति शब्द का अर्थ होता है क्या? मापन। हम अपनी आंखों से जितनी भी तरह की आकृतियां देखते हैं या जितने भी तरह के आकार देखते हैं, उन आकृति और आकारों का मापन हम लोग गणित की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं वही हमारा मेंसुरेशन है। यानी किसी भी स्थान, किसी भी प्लेस का हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, यानी मापन करते हैं। किसके अंतर्गत? मेंसुरेशन के अंतर्गत, क्षेत्रमिति के अंतर्गत। किसी भी क्षेत्र मिति मतलब किसी भी क्षेत्र का मापना हमें सीखना है। कोई भी क्षेत्र हो, जैसे कोई कमरा है तो कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। कमरा हमारा 3D आकार का होता है। पिछली क्लास में मैं ये भी बताया था कि दो तरह के फिगर होते हैं, एक 2D फिगर होता है, एक 3D फिगर होता है। देखिए 2D फिगर का इधर तमाम उदाहरण आपके सामने बना हुआ है, 3D फिगर का इधर तमाम उदाहरण आपके सामने बना हुआ है। 3D फिगर का मतलब जिसमें 3 डायमेंशन पाई जाते हैं। 3D का मतलब 3 डायमेंशन पाई जाते हैं। जैसे हम लोग अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को 3D में देख पाते हैं। 3D में देखने का मतलब तीनों डायमेंशन, मतलब उसकी हम लोग लंबाई भी देख पाते हैं, चौड़ाई भी देख पाते हैं और ऊंचाई भी देख पाते हैं। और कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशन होता ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह के आकार की इस तरह के आकार का किसी का खेत है तो उस खेत में 2 ही चीजें पाई जाएंगी, चाहे तो कुछ लंबाई या कुछ चौड़ाई पाई जाएगी, यही 2 चीज पाई जाएगी। ठीक है, यानी 2D फिगर और ये आपके सामने है 3D फिगर। जैसे वॉलीबॉल का गेंद हो गया, एक कमरे के तरह आकार हो गया या बॉक्स हो गया, घना भी इसको कहा जाता है। ये लंबवृत्तीय बेलन हो गया। ठीक है, ये आपका जोकर की टोपी यानी शंकु हो गया, ये क्या कहते हैं पिरामिड वगैरह हो गया। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही बेसिक लेवल से इसको शुरुआत किए थे और हर पहलू पर हम लोग चर्चा भी किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। इस क्लास में हम लोग पेरीमीटर यानी परिमाप का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और एरिया का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग परिमाप के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे अच्छे तरीके से और परिमाप से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद से एरिया का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एरिया से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में इसका फार्मूला जान चुके थे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आयत का परिमाप आयत किसे कहते हैं? पिछली क्लास में मैं बताया था कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होने का मतलब आमने सामने की भुजा, जैसे देखिए आपके सामने ये आयत का शेप बना हुआ है, तो अगर ये भुजा L यूनिट की है तो ये भी L यूनिट की ही होगी। अगर ये भुजा B यूनिट की है तो ये भी B यूनिट की होगी। यूनिट यानी उसको मात्रक कहते हैं। मात्रक का मतलब कि कुछ भी हम ले सकते हैं, फीट में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये L सेंटीमीटर का होगा तो ये भी L सेंटीमीटर का, ये L फीट का होगा तो ये भी L फीट का होगा। ठीक है ना, तो आयत का परिमाप और परिमाप शब्द का हम लोग अर्थ जाने थे कि परिमाप शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परिमाप शब्द का अर्थ एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि पेरीमीटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो किसी भी आकृति के जो चारों तरफ की उसकी बाउंड्री होती है, उसी बाउंड्री की टोटल लेंथ को ही उसका परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति की, जैसे ये एक आकृति है, ट्रायंगल की आकृति दिख रही है, तो इसकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, जो बाहर ये हिस्सा जो ब्लैक दिख रहा है, ये इसकी बाउंड्री है। तो ये टोटल बाउंड्री कितनी है, टोटल लेंथ कितना है। यहाँ पर जो स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, तो इसकी बाउंड्री ये है, जो किनारे किनारे वाला हिस्सा है, किनारे किनारे वाला हिस्सा, ये टोटल हिस्सा कितना होगा, बस यही हमें पता करना पड़ता है। उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आयत है तो आयत का हम परिमाप ज्ञात कर रहे हैं,
तो जो ये इसकी बाहरी हिस्सा जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री या खेत के भाषा में मेढ़ जिसे कहा जाता है, जो बाहरी वाली जो उसका बाउंड्री होता है, खेत का आपका जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री जो बनाया गया रहता है, ठीक है ना। तो परिमाप शब्द का अर्थ परि मतलब चारों तरफ और माप, चारों तरफ का माप करना है कि ये टोटल कितना है। अगर किसी भी तरह का फिगर है, कैसा भी फिगर है, वह चतुर्भुज का फिगर हो, पंचभुज का फिगर हो, त्रिभुज का फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, अगर उसका परिमाप आपको बताना है तो परिमाप का मतलब सीधी भाषा में समझ लीजिए कि परिमाप शब्द का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं को बस जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना है उसका परिमाप। इसकी जितनी भुजाएं होंगी, ट्रायंगल शेप में है तो ट्रायंगल में 3 भुजाएं होंगी, 1 2 3, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। स्क्वायर है यानी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी परिमाप शब्द का अर्थ होता है टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है। कोई भी आकृति है उसकी जो बाउंड्री होगी, जो बाहरी वाला हिस्सा होगा, वो टोटल कितना है, वही हमारा पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। परिमाप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इस आयत के परिमाप की बात करते हैं हम लोग। आयत के परिमाप को हम लोग कैसे निकालेंगे? जो यहाँ पर आयत का आकार बना है उसका परिमाप कैसे निकलेगा? तो इसको हम लोग अगर यल मान लेते हैं तो ये भी हमारा यल हो गया, और ये हमारा बी, यानी बी को ब्रिड्थ, ब्रिड्थ मतलब चौड़ाई को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आयत का परिमाप P बराबर कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग, तो पहली भुजा कितना है? यल है, फिर दूसरी भुजा बी है, फिर तीसरी भुजा यल है, चौथी भुजा क्या है? बी है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यल एक यहाँ पर है, एक यल यहाँ पर, एक बी यहाँ पर, एक बी, यानी 2l प्लस 2b आ गया हमारा, ठीक है ना। 2l प्लस 2b आ गया। अब हम क्या करेंगे? 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में क्या बचेगा? l प्लस बी, और यहाँ पर यूनिट, जिस यूनिट में रहेगा, पिछली क्लास में हम लोग चर्चा भी किए थे कि अगर लंबाई मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में तो हमारा परिमाप भी मीटर में आएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो हमारा परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यानी यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी, जो हमारे चौड़ाई की है, जो हमारे लंबाई की है, यूनिट हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ये तो रेक्टेंगल यानी आयत का हो गया। अगर इस स्क्वायर की बात किया जाए तो स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी साइड इसके आपस में बराबर होते हैं। तो जब सभी साइड बराबर होते हैं तो उसको हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से। तो ये स्मॉल ए अगर ये है तो ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा, ये भी स्मॉल ए हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसका पेरीमीटर यानी P बराबर इसका कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 बार जोड़ना है, ए को 4 बार जोड़ना है, 1 2 3 और ये आपका 4 बार हो गया। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए हो जाएगा। ए क्या है? तो ए हमारा इस स्क्वायर की एक साइड को कहते हैं। इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे वर्ग की एक भुजा लिख सकते हैं, वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये हमारा आयत का परिमाप है, दूना लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का हो गया 4 गुणे वर्ग की एक भुजा। यानी अगर हमको किसी भी स्क्वायर की एक भुजा पता है तो उसका 4 गुना कर देंगे, हमारा परिमाप पता चल जाएगा। अगर किसी भी आयत का हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़कर उसका 2 गुना कर दीजिए, आपको परिमाप पता चल जाएगा, ठीक है। परिमाप का मतलब कैसी भी आकृति हो, दिखने में कैसा भी आकृति हो, उसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हमें उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ ले लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग त्रिभुज की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप में हम किससे हमारा ज्यादातर मतलब है? परिमाप में मतलब हमारे उसकी भुजाओं से है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो होगा क्या कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा हो गया, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई,
यानी 3 इंटू ए हो गया इसका। अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज चलिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इसके नाम से ही क्लियर है कि जहां पर समान दो भुजाएं हों, यानी दो भुजा समान है तो मान लीजिए कि एक भुजा ए है और जो इसके इक्वल है वो भी भुजा ए ही होगी, और तीसरी भुजा को मैं बी मान ले रहा हूं, यानी इसका कितना हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे यूनिट सेम रहेगा, जो यूनिट एक भुजा की रहेगी वही यूनिट इसका भी रहेगा, यानी यूनिट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे किसको, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु में क्या होगा कि एक भुजा मान लीजिए ए है, दूसरी भुजा मान लीजिए बी है, तीसरी सी है, तो तीनों को हमें सीधे सीधे जोड़ना पड़ेगा। विषमबाहु का कोई फार्मूला नहीं बन सकता है, ठीक है ना। सारी चीजें समझ में आ रहा होगा। अब